सोचना आसान है, करना कठिन है। लेकिन दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने विचारों के अनुसार कार्य करना। योहान वुल्फगांग फॉन गोएथे। लोगों की पागलपन आइजैक न्यूटन इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देने वाले थे। सन 1720 की गर्मियों की शुरुआत होने वाली थी और पारा, तापमान, बाजार का उत्साह बढ़ रहा था। लंदन की सड़कों पर तापमान 70 फ़ारेनहाइट से ऊपर था जब आइजैक न्यूटन, जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के जनक और अब तक के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, ने साउथ सी कंपनी के शेयरों में अपनी अधिकांश संपत्ति निवेश करने का निर्णय लिया। लगभग 9 साल पहले लंदन के बुद्धिजीवी लोगों, विद्वानों द्वारा स्थापित की गई साउथ सी कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष अधिकार, मोनोपोली, दिया था। इस अधिकार के तहत उसे अमेरिका में स्पेन की कॉलोनियों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिला था, खासकर गुलामों और सोने के व्यापार के लिए। उस समय जॉर्ज पहला, जो ग्रेट ब्रिटेन के राजा थे, भी इस कंपनी से जुड़े लोगों में से एक थे। कंपनी के निदेशक, डायरेक्टर्स ऐसे थे जिन पर लोगों को भरोसा था, इसीलिए निवेशकों की नजर में यह कंपनी विश्वसनीय लगती थी। असल में यह कंपनी बहुत कम मुनाफा कमा रही थी, लेकिन इससे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। लोगों को लगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बढ़ने के साथ यह कंपनी जरूर बहुत सफल होगी, इसलिए इसमें निवेश करना एक अच्छा मौका है। यह विषय इतना रोमांचक हो गया था कि लंदन में ज्यादातर बातचीत का केंद्र यही बन गया था। आइजैक न्यूटन ने पहली बार फरवरी 1720 में साउथ सी कंपनी के शेयरों में निवेश किया था। कुछ ही महीनों में उनके निवेश की कीमत दोगुनी हो गई। न्यूटन को लगा कि यह कंपनी सिर्फ एक सट्टा, स्पेक्युलेटिव उन्माद का हिस्सा बन गई है, इसलिए उन्होंने मुनाफा लेने का फैसला किया और उसी साल 19 अप्रैल को अपने शेयर बेच दिए। लेकिन शेयरों की कीमत गिरने के बजाय लगातार बढ़ती रही। अब न्यूटन उतना पैसा नहीं कमा रहे थे, जबकि उनके दोस्त और जान पहचान वाले लोग लगातार अमीर बनते जा रहे थे। वह देख रहे थे कि उनके आसपास के लोगों की संपत्ति हर दिन बढ़ती जा रही है। अपने शेयर बेचने के 2 महीने बाद आइजैक न्यूटन अपना धैर्य खो बैठे। 14 जून को उन्होंने फिर से निवेश करने का फैसला किया और अपनी अधिकांश संपत्ति साउथ सी कंपनी के शेयरों में लगा दी। सितंबर में साउथ सी कंपनी में एक बड़ा धोखाधड़ी, फ्रॉड, घोटाला सामने आया और इसके शेयरों की कीमत तेजी से गिरकर लगभग 90% कम हो गई। कंपनी के कई बड़े अधिकारी और संसद के सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें टावर ऑफ लंदन में कैद कर दिया गया। उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। यह घोटाला इतना बड़ा था कि इसने ब्रिटेन के वित्तीय बाजारों को लंबे समय तक प्रभावित किया और कई पीढ़ियों तक नए व्यवसाय शुरू होने पर भी बुरा असर डाला। कुछ विवरणों के अनुसार आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी के गिरने में लगभग 20,000 अंग्रेजी पाउंड खो दिए, जो आज के समय में लगभग $20 मिलियन के बराबर माने जाते हैं। कहा जाता है कि अंत में इस महान वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला, मैं आकाशीय पिंडों की गति की गणना कर सकता हूं, लेकिन लोगों की पागलपन को नहीं समझ सकता। कहा जाता है कि आइजैक न्यूटन इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि अपनी मृत्यु तक वे साउथ सी कंपनी का नाम भी अपने सामने सुनना सहन नहीं कर पाते थे। यह घटना दिखाती है कि सबसे तर्कसंगत और बुद्धिमान लोग भी कभी-कभी सट्टा, स्पेक्युलेटिव उन्माद का शिकार हो सकते हैं, जिसकी सच्चाई हमें बाद में ही समझ आती है। साउथ सी कंपनी का सट्टा उन्माद अपने समय के सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था, लेकिन इससे लगभग 1 सदी पहले यूरोप के एक दूसरे हिस्से में एक और बड़ा बबल, आर्थिक बुलबुल औकाया था। ट्यूलिप मेनिया, एक फूल के बदले एक घर। कई इतिहासकारों के अनुसार 17वीं सदी का ट्यूलिप मेनिया इतिहास के पहले सट्टा, स्पेक्युलेटिव बबल्स में से एक माना जाता है। इस संकट की शुरुआत नेदरलैंड्स के लोगों में बागवानी के बढ़ते शौक से हुई। उस समय सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फूल था ट्यूलिप। इसके कंद, बल्ब्स, जो कॉन्स्टेंटिनोपल से लाए जाते थे, खास थे क्योंकि वे उत्तरी यूरोप की ठंडी सर्दियों को सहन कर सकते थे। धीरे धीरे ट्यूलिप के फूल एम्स्टर्डम और अन्य जगहों पर अमीर लोगों के बगीचों में दिखाई देने लगे। माली, गार्डनर्स नए नए प्रकार के कंद, बल्ब्स बनाने लगे, जिनसे बहुत सुंदर और रंग बिरंगे मार्बल्ड ट्यूलिप उगते थे। व्यापारियों ने चित्रों वाले कैटलॉग छापने शुरू किए, जिनमें अलग अलग प्रकार के ट्यूलिप के कंधों की कीमतें लिखी होती थीं। बढ़ती मांग, खासकर फ्रांस में, कीमतों को और बढ़ाने लगी। इसी कारण 1636 में एम्स्टर्डम में ट्यूलिप का एक अलग बाजार, एक्सचेंज, शुरू किया गया। अगले ही साल एक खास किस्म के ट्यूलिप के कंद की कीमत एक साधारण घर के बराबर पहुंच गई।
यहीं से चीजें अजीब होने लगीं। अपनी किताब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स 1841 में स्कॉटिश पत्रकार चार्ल्स मैके ने उस समय की कई दिलचस्प कहानियां बताई हैं। वह एक नाविक सेलर की कहानी बताते हैं जिसने गलती से अपने कप्तान की मेज पर रखा एक छोटा प्याज समझकर खा लिया। उसे यह पता नहीं था कि वह वास्तव में सेम्पर ऑगस्टस नाम का एक बहुत ही दुर्लभ ट्यूलिप का कंद था। उस कंद की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उससे पूरे जहाज के कर्मचारियों क्रू का 1 साल तक खाना चल सकता था। बताया जाता है कि उस लापरवाह नाविक को इसके लिए जेल की सजा दे दी गई। सन 1637 में ट्यूलिप के कंधों की कीमतें गिरने लगीं क्योंकि व्यापारियों को ऐसे नए खरीदार नहीं मिल रहे थे जो बहुत ज्यादा आसमान छूती कीमत चुकाने को तैयार हों। जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में कंद जमा कर रखे थे, स्पेक्यूलेटर्स, वे बर्बाद हो गए। जो निवेश पहले सुरक्षित माना जाता था, उसके अचानक गिरने से नेदरलैंड्स के लोगों को गहरा झटका लगा। समय के साथ रेलवे, खनन कंपनियां, रियल एस्टेट, बियर और यहां तक कि 19वीं सदी के अंत में साइकिल बनाने वाली कंपनियों तक ऐसे कई सट्टा बबल, स्पेक्यूलेटिव बबल्स हुए हैं जिनकी कहानियां सदियों से वित्त फाइनेंस की किताबों में दर्ज हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण घटना वह थी जिसने सन 1929 की शरद ऋतु में वॉल स्ट्रीट के पतन, क्रैश का कारण बना। कई वर्षों तक उधार, क्रेडिट लेकर किए गए सट्टा निवेश के बाद इस गिरावट ने यूनाइटेड स्टेट्स की अर्थव्यवस्था पर से लोगों का भरोसा तोड़ दिया। इसका असर एक श्रृंखला, डोमिनो इफेक्ट की तरह फैला जिससे लाखों लोग बर्बाद हो गए और ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों की कीमत 4 साल में चौंकाने वाले 89% तक गिर गई। लगभग 1 सदी बाद भी यह घटना दुनिया की वित्तीय दुनिया के लिए गहरी रुचि, फैसिनेशन का विषय बनी हुई है। $5 ट्रिलियन हाल के समय के सबसे बड़े सट्टा स्पेक्यूलेटिव बबल्स में से एक ने 20वीं सदी के अंत में पूरी दुनिया को हिला दिया। इसे .com बबल कहा जाता है। उस समय निवेशक तकनीकी, टेक्नोलॉजी कंपनियों में पैसा लगाने के लिए दौड़ पड़े थे। कई ऐसी कंपनियां थीं जिनके पास न तो ग्राहक थे, न कोई ठोस उत्पाद और न ही मुनाफे का कोई स्पष्ट भविष्य दिख रहा था। अपने 20वें दशक की शुरुआत में मैंने एक आउटडोर मैगजीन के लिए पत्रकार के रूप में काम किया। यह एक सपनों की नौकरी थी। मैं यात्रा करता था, उपकरणों का परीक्षण करता था और मुझे साहसिक दुनिया के दिग्गजों का साक्षात्कार लेने का अवसर मिलता था, जैसे सर एडमंड हिलेरी, जिन्होंने शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, या राइनहोल्ड मेस्नर, जो 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उस समय एक और जुनून मेरे दिमाग पर छाया हुआ था जो कभी-कभी बाहरी दुनिया से भी ज्यादा जोर देता था, इंटरनेट कंपनियों का जुनून। मेरे बॉस स्टेफान, जो मैगजीन के एडिटर इन चीफ थे, और मैंने नेटग्राफ नाम की एक नई पब्लिकली ट्रेडेड कनाडाई टेक्नोलॉजी कंपनी में निवेश करना शुरू किया था, जो यह वादा करती थी कि वह इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल करके मुख्यधारा मीडिया को पछाड़ देगी। कुछ ही महीनों में हमारे निवेश की कीमत 2 गुनी हो गई, फिर तिगुनी। हर सुबह 9:30 बजे जब बाजार खुलते थे, हम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक वाह या यकीन नहीं होता जैसी आवाजें लगाते थे। अपने शेयरों की बढ़ती कीमत देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाते थे। अपने निवेश को दिन ब दिन बढ़ते हुए देखना आपको खुद को बहुत होशियार महसूस कराता है। एक छोटी सी मानसिक गणना के बाद आपको एहसास होता है कि ये नए पैसे एक नई बाइक खरीदने, 6 महीने का किराया देने, एक पुरानी कार लेने, फिर एक नई कार खरीदने में इस्तेमाल हो सकते हैं। उस समय मीडिया में सबसे ज्यादा उद्धृत किए जाने वाले लोगों में से एक थे हेनरी ब्लॉजेट, जो उस समय 34 साल के वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट थे और न्यूयॉर्क में निवेश फर्म मेरिल लिंच के लिए काम करते थे। ब्लॉजेट अपने इस विश्लेषण के लिए जाने जाते थे कि टेक कंपनियों का उभार अभी बस शुरू हुआ है और उनके मुनाफे बढ़ने के साथ यह कई वर्षों तक जारी रहेगा। ब्लॉजेट नासमझ नहीं थे। उन्हें एहसास था कि इन कंपनियों के लिए जो दीवानगी थी वह असामान्य थी। उनके दादा ने 1920 के दशक में अपनी संपत्ति बनाई थी, लेकिन 1929 के क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन में सब कुछ खो दिया था। इस पारिवारिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि इतिहास खुद को दोहराएगा और 1929 जैसा क्रैश फिर संभव है। लगभग हर व्यक्ति का जवाब था, नहीं, इस बार सब कुछ अलग है। उन्होंने कई साल बाद यह बात याद करते हुए बताया। पोर्टफोलियो मैनेजर मार्क आंद्रे टरकॉट भी इस दौर को याद करते हैं।
वह भी उस समय अपने शुरुआती 20वें सालों में थे और एक बड़े वित्तीय संस्थान के डिस्काउंट ब्रोकरेज विभाग के कॉल सेंटर में काम करते थे। ये इंटरनेट ट्रेडिंग से पहले का समय था और ग्राहकों को शेयर खरीदने या बेचने के लिए फोन करना पड़ता था। हमारे पास इतने नए ग्राहक थे कि लोगों को कभी कभी अपने लेन देन करने के लिए फोन पर 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। टर्कॉट ने मुझे बताया, जब हम ओल्ड मॉन्ट्रियल में उनके ऑफिस वाले लॉफ्ट में बैठे थे, वे खुश नहीं होते थे क्योंकि जिन कंपनियों के शेयर वे खरीदना चाहते थे उनकी कीमत इस बीच बढ़ चुकी होती थी। एक बार मैं लाइन पर आया तो ग्राहक खर्राटे ले रहा था। वह फोन पर इतना लंबा इंतजार करते करते सो गया था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था और मुझे कॉल काटनी पड़ी। उनका एक नियमित ग्राहक एक दंत चिकित्सक था। वह हमें कहता था, मैं अपने मरीज के साथ जल्दी जल्दी काम कर रहा था क्योंकि मुझे ट्रेडिंग करनी थी। यह पागलपन था। लोग शेयर बाजार में इतना पैसा कमा रहे थे कि उनकी नौकरियां लगभग दूसरी प्राथमिकता बन गई थीं। हालांकि जब सट्टेबाजों ने टेक कंपनियों के शेयरों के लिए अधिक कीमत चुकाने से इनकार कर दिया तो यह जरूरत से ज्यादा गर्म हुआ बाजार गिरने लगा। खरीदार न होने की स्थिति में विक्रेताओं को अपनी कीमतें कम करनी पड़ी, जिससे घबराहट का एक सिलसिला शुरू हो गया। मार्च 2000 में अपने चरम से गिरकर न्यूयॉर्क स्थित नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, जहां सबसे बड़ी टेक कंपनियों के शेयर ट्रेड होते हैं, 2 साल बाद अपनी 75% वैल्यू खो चुका था। Pets.com, जो ऑनलाइन पालतू जानवरों के उत्पाद बेचती थी, उसके शेयर की कीमत $14 से गिरकर $0.19 रह गई। एक युवा इंटरनेट कंपनी अमेजन भी लगभग खत्म हो गई थी, जिसने 2 साल में अपनी 90% वैल्यू खो दी। लगभग $5 ट्रिलियन की बाजार मूल्य इस बुलबुले के फूटने में खत्म हो गई। तुलना के लिए यह उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार के 1/3 से भी अधिक था। टर्कॉट इस शेयर बाजार गिरावट को एक खामोशी के द्वार के रूप में याद करते हैं। काम पर सब कुछ बहुत शांत हो गया था क्योंकि ग्राहकों ने कॉल करना बंद कर दिया था। वे बाजार के फिर से संभलने का इंतजार कर रहे थे। वो हमारे नियमित ग्राहकों में से एक था, बहुत ही अच्छा इंसान, हमेशा विनम्र। वह याद करते हैं, उसका पोर्टफोलियो $1 मिलियन से भी ज्यादा का था। कई महीनों तक उसने फोन नहीं किया। जब उसने दोबारा कॉल किया तो उसकी वैल्यू सिर्फ $70,000 रह गई थी। हम ऐसी बहुत सारी कहानियां देख रहे थे। यह दुखद था। उसी समय मेरे बॉस और मैंने अपने निवेश बेच दिए। सबसे ऊंचाई पर नहीं, लेकिन सबसे नीचे भी नहीं। मेरे बॉस ने अपने मुनाफे से अपना घर रेनोवेट किया। मैंने अपने पैसे एक कंप्यूटर और अन्य उपकरणों पर खर्च किए। टेक बबल के साथ मेरे अनुभव ने मुझे यह महसूस कराया कि शेयर बाजार एक जुए की तरह है। यह मेरे लिए नहीं है, मैंने खुद से कहा। 10 साल तक मैंने एक भी पैसा निवेश नहीं किया। शेयर बाजार में खेलना। हम अपने युवावस्था में शेयर बाजार के साथ जो अनुभव करते हैं, वे हमारे पूरे जीवन के लिए उसके बारे में हमारी सोच को तय कर सकते हैं। अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार, जैसे अपने चाचा, को 2000 के दशक की शुरुआत में .com बबल फूटने के दौरान अपनी रिटायरमेंट की पूंजी खोते हुए देखा हो, तो शायद वह अनुभव आपको इतना डरा गया हो कि आपने कभी शेयर बाजार में खेलना ही नहीं चाहा। या फिर शायद आपको कोविड-19 महामारी की शुरुआत में बाजारों में आई भारी गिरावट याद हो। कुछ दिनों में तो दोपहर तक ही बाजार अपनी वैल्यू का 11% तक खो देते थे। इतनी बड़ी गिरावट कि इसकी तुलना करने के लिए आपको 1930 के दशक तक पीछे जाना पड़ता है। 1968 से 1985 के बीच शेयर बाजारों में लगभग कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। 1990 के दशक में वे लगातार ऊपर ही जाते रहे। 2000 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक गिरावट का सामना किया। 0 से मिलियनेयर तक 2010 के दशक में वे रॉकेट की तरह ऊपर गए। फिर 2020 में कोविड-19 संकट के दौरान तेजी से लेकिन अस्थायी रूप से गिर गए। और फिर 2022 में दोबारा गिरावट आई। इस सारी अस्थिरता के बीच एक सच्चाई छिप जाती है। बुलबुले, गिरावट और क्रैश के बावजूद शेयर बाजार ने कई पीढ़ियों को लगातार अच्छे रिटर्न दिए हैं। डॉव जोन्स, जो एक अक्सर उद्धृत किया जाने वाला स्टॉक मार्केट इंडेक्स है और 30 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के प्रदर्शन को मापता है, 20वीं सदी की शुरुआत में 66 के स्तर पर था और सदी के अंत तक 11,497 तक पहुंच गया। अगर हम अपने गणना में डिविडेंड के पुनर्निवेश को भी शामिल करें, यानी कंपनी के मुनाफे का वह हिस्सा जो आमतौर पर साल में 2 या 4 बार नकद के रूप में शेयरधारकों को दिया जाता है, तो 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में लगाया गया $1 20वीं सदी के अंत तक उसकी कीमत $18,500 से भी अधिक हो गई होती। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ऐसे बाजार में निवेश करके बुरा अनुभव करें
जिसने $1 को $18,500 बना दिया। इसका कारण है वे जाल जिनमें हम खुद फंस जाते हैं। हम आइजैक न्यूटन की तरह करते हैं और किसी ऐसी शानदार कंपनी को ढूंढ लेते हैं जो पक्का हमें अमीर बना देगी, या फिर हम किसी उत्साहित विशेषज्ञ की बात सुन लेते हैं जो कहता है कि तेज गिरावट आने वाली है, और हम अपने निवेश बेच देते हैं ताकि तूफान गुजरने तक इंतजार कर सकें। हम निवेश करने से पहले किसी क्रैश का इंतजार करते रहते हैं। हम अपने बैंक या वित्तीय संस्थान के जरिए निवेश करते हैं, यह समझे बिना कि उनके हित हमारे हितों से टकरा सकते हैं। अध्याय 1, उछाल और गिरावट। दिलचस्प बात यह है कि जो व्यवहार हमें गरीब बनाते हैं वे बदलते नहीं हैं। पीढ़ियां आती जाती रहती हैं, लेकिन ये व्यवहार वैसे ही बने रहते हैं। फिर भी सही तरीके से निवेश करना बेहद सरल हो सकता है। कल्पना कीजिए कि माता पिता अपने नवजात बच्चे के लिए अमेरिकी शेयर बाजार में रोज $1 निवेश करते हैं। 20 साल की उम्र में बच्चा खुद यह जिम्मेदारी संभाल लेता है और अपनी पूरी जिंदगी हर दिन $1 निवेश करता रहता है। अगर उसे अमेरिकी शेयर बाजार का ऐतिहासिक रिटर्न यानी 11.8% प्रति वर्ष मिलता रहे तो 65 साल की उम्र तक उसके निवेश की कुल कीमत कितनी होगी? यह लगभग $4.8 मिलियन हो जाएगी। अब कल्पना कीजिए कि अपने दूसरे बच्चे के लिए माता पिता ने जन्म से रोज $1 निवेश नहीं किया, बल्कि वह बच्चा 20 साल की उम्र में खुद यह शुरू करता है। अगर उसे भी वही रिटर्न मिले तो 65 साल की उम्र तक उसके पास कितना पैसा होगा? जवाब, सिर्फ लगभग $5 लाख। अगर यह दूसरा बच्चा भी रिटायरमेंट तक $4.8 मिलियन पाना चाहता है तो उसे 20 साल की उम्र से रोज $9 से ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। यही है निवेश में सादगी और समय की ताकत। यह उदाहरण मुझे इसीलिए आकर्षित करता है क्योंकि यह हमारी सामान्य सोच के विपरीत है कि सिर्फ थोड़ा पहले शुरू करने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। निवेश शुरू करने में देरी करना सबसे महंगी गलतियों में से एक है। एक नई शुरुआत। कई लोग यह तर्क देते हैं कि यह खेल पहले से ही हार चुका है, कि हमारी भावनाएं हमें औसत रिटर्न तक सीमित कर देती हैं। इसीलिए बेहतर है कि हम अपना पैसा किसी पेशेवर को सौंप दें, विशेषज्ञों को इसे संभालने दें। मुझे पेशेवरों की सेवाओं का उपयोग करने से कोई आपत्ति नहीं है, और मैं यह भी मानता हूं कि अधिकांश निवेशकों के लिए यह सबसे अच्छा समाधान है। फिर भी मैं इस बात का प्रमाण हूं कि अपनी गलतियों से सीखना, बेहतर आदतें विकसित करना और अपने पैसे को खुद आसानी से निवेश करना संभव है, कम उतार चढ़ाव के साथ और कई पेशेवर निवेशकों से बेहतर रिटर्न पाना भी। निवेश की गलतियों से बचना सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भले ही हमारा पैसा कोई और मैनेज कर रहा हो, फिर भी हम गलतियां कर सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा फीस देना, सबसे खराब समय पर सब कुछ बेच देना, एक निवेश से दूसरे में कूदते रहना, बड़ी गलती कर बैठना या धैर्य खो देना। मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक अच्छा निवेशक बनना हमें एक अधिक पूर्ण इंसान बनाता है। आज के समय में जब तुरंत प्रतिक्रिया देना पहले से ज्यादा महत्व रखता है, तब जो कुछ हमारे साथ होता है और हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इन दोनों के बीच थोड़ा ठहराव पैदा करना हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। बाजार के पास जालों की मानो कभी खत्म न होने वाली श्रृंखला होती है। वह इन्हें एक के बाद एक या एक साथ इस्तेमाल करता है। कभी हमें जीनियस जैसा महसूस कराता है और फिर मूर्ख जैसा। उसका पसंदीदा खेल है। एक दिन हमें परेशान करना, अगले दिन खुश करना, फिर अगले महीने डराना, और यह सिलसिला चलता रहता है। मकसद यह नहीं है कि हमारा रिकॉर्ड पूरी तरह परफेक्ट हो। ऐसा कोई परफेक्ट निवेशक होता ही नहीं। असली मकसद है इन जालों से बचना।